चलिए, नमस्कार। आज हमें जानकारी इकट्ठी करनी है महाजनपदों के बारे में। तो महाजनपदों के बारे में समझने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी होता है कि इससे पहले चल क्या रहा था। तो इससे पहले चल रहा था वैदिक काल। वैदिक काल चला था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। अब जाहिर सी बात है, 600 ईसा पूर्व पे वैदिक काल यदि खत्म हुआ है तो 600 ईसा पूर्व के बाद महाजनपदों का उदय हुआ था। कुल कितने महाजनपद रहे हैं? 16 महाजनपद रहे। बहुत आराम से समझेंगे सारी चीजों को। थोड़ी सी बेसिक जानकारी है, उसके बाद जो नाम की चीज बोलना चाहिए तो वो 16 महाजनपद के नाम और उनकी राजधानी, इन दोनों को याद करने की हमें आवश्यकता पड़ेगी। ठीक। तो लगभग 2500 साल पुराने भारत की यदि हम बात करें, जब जंगलों को काटकर बस्तियां बसाई जा रही थी और जो छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे वो अब राज्यों का रूप ले रहे थे। यहाँ पे हम देखें तो दो तरीके से हमें जानकारी मिलती है। एक तो मिलती है बौद्ध साहित्य से, दूसरा मिलता है जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य के भगवती सूत्र से हमें ये जानकारी मिलती है कि उस समय भारत में 16 विशाल राज्य थे जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। ठीक। शुरुआत में लोग रहते थे, मतलब एक ऐसा बोलना चाहिए कि जो लोग रहते थे जिन्हें जन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जन। मैंने यहाँ पे विस्तारित वर्णन भी दिया है। तो परिवार थे, परिवार, बहुत सारे परिवार मिलके एक गांव बसाते थे जिसे बोलते थे ग्राम। बहुत सारे गांव मिलके विष बनाते थे, बहुत सारे विष मिल गए तो जन बनते थे, और बहुत सारे जन से बनते थे क्या? जनपद। तो जैसे जैसे लोहे की खोज हुई, लोहे की खोज कहाँ पे मानी जाती है? महाजनपदों के उदय के समय पे। तो जब लोहे की खोज हुई तो उसका उपयोग बढ़ा और लोहे की वजह से खेती आसान हुई। और अब वो समय आ गया था जब लोग एक जगह टिक कर रहने लगे थे और खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करने लगे थे। तो इसके लोहे की खोज के कारण धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिले। जिस जमीन पर किसी जन ने अपने पैर रखे वह जनपद कहलाया करता था। मतलब वहां पे रजिस्ट्री जैसी कोई चीज होती तो नहीं थी। तो उस समय मैंने ये बोल दिया कि ये जमीन का टुकड़ा मेरा है तो मेरा है, उस पर कोई बोलने वाला नहीं है कि ये मेरा था, तुमने इस पे पैर कैसे रखा। ये सारी चीजें। तो जब इन जनपदों में ने अपनी ताकत बढ़ाकर आसपास के इलाकों को जीता तो वो एक विशाल रूप में आगे बढ़े जिन्हें देखा गया महाजनपद के रूप में। अब यहाँ पे देखते हैं शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था महाजनपदों में देखी गई थी वो थी राजतंत्र प्रकार की। राजतंत्र क्या होता है? जहाँ राजा का शासन था, जहाँ पे राजा शासन करता था, जैसे मगध हो गया, कौशल हो गया। ये महाजनपदों के बारे में मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा अभी आपको। तो यहाँ का राजा बहुत शक्तिशाली हुआ करता था। अब राजा का बेटा राजा होगा, उसका बेटा राजा होगा, ये इसे बोलते हैं राजतंत्र। एक दूसरा शब्द होता है गणराज्य। गणराज्य आप लोग समझ रहे होंगे कुछ लोग, और बाकी जो नहीं समझ रहे हैं उनको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। यहाँ एक राजा नहीं बल्कि व्यक्तियों का एक समूह शासन करता था। मतलब जैसे मैंने बताया कि परिवार रहा है, परिवार है, ग्राम है, या फिर विष है। तो ये जो व्यक्तियों का समूह है, लोगों का समूह है, वो यहाँ पे क्या करता था? शासन करता था। उदाहरण के लिए बच्ची को आप समझ सकते हो, सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक माना जाता है बच्ची को। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद इसे दूसरी नगरीय सभ्यता कहा गया था। पहली नगरीय सभ्यता कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। उसके बाद वैदिक सभ्यता आई तो वो ग्रामीण सभ्यता थी। मतलब उन लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी। एक जीवन की जब शुरुआत होती है तो शुरुआत वो बिल्कुल एक जीरो स्तर से कर रहे थे, इसलिए उन्हें ग्रामीण सभ्यता बोला गया था। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में यदि हम देखें तो वहां पे लोगों के आचार विचार, रहने का तरीका, मतलब किस तरीके से रहते हैं, उनके तौर तरीके, रहन सहन, ये सब यदि हम देखें तो हमें बिल्कुल देख के ये लगता था कि ये शहर के लोग हैं, जैसे कॉलोनी बना के रह रहे हैं। समझ में आया? तो इस प्रकार से अब इन 16 महाजनपदों में एक्चुअली हुआ क्या था कि आपसी होड़ मची रहती थी। और अंत में देखा जाए तो मगध महाजनपद जो हुआ था, मगध महाजनपद सबसे ताकतवर बनकर आगे आया था या उभरा था। मगध के बारे में यदि जानकारी बात करें तो सबसे ताकतवर बन के आगे आया था। अब इसके पीछे कुछ बातें रही हैं, जिनमें से एक तो ये माना जाता है कि यहाँ पे योग्य शासक मिले। कैसे मिले? योग्य शासक मिले जिनकी वजह से मगध क्या हुआ? ताकतवर और शक्तिशाली बना। दूसरा,
यहाँ पे देखा जाता है कि लोहे की खदानें पाई जाती थी। किस चीज की? लोहे की खदानें। अच्छा, तो लोहे की खदानों से क्या होता है? होता क्या है, जैसे हथियार हो गए या खेती के औजार हो गए, तो इन चीजों को बनाने के लिए लोहे का प्रयोग किया जाता था। और ये वहां पे प्रचुर मात्रा में थी, मतलब झारखंड के पास वाला क्षेत्र जो बोला जाना चाहिए, वो वाला। अगला तीसरा यहाँ पे देखा गया था हाथियों की सेना। किसकी? हाथियों की सेना देखी गई थी, जो कि मगध का एक क्या बोलते हैं, प्रमुख बिंदु जो बोला जाना चाहिए उदय का उसका। तो मगध में हाथियों की सेना देखी गई थी, और यही वो कारण था कि मगध पे हमला करना इतना आसान नहीं था। समझ में आया? और मुख्य तो मुझे जो लगता है कि मुख्य रूप से यहाँ पे योग्य शासक हुए, क्योंकि अगर शासन करने के लिए आपको सारी सुविधाएं दे दी जाएं, अगर यदि आप योग्य नहीं हो, यदि आप इसके योग्य नहीं हो, तो आपको कितना बड़ा साम्राज्य क्यों ना दे दिया जाए, आप एक दो पीढ़ी में उसका अंत कर दोगे, है ना? तो यदि योग्य शासक है तो बाकी सारी चीजें फिर मायने रखती हैं, कि आपको लोहे के खजाने हो, हाथियों की सेना हो, विशाल पहाड़ हो, नदियां हो। तो इन सब चीजों के तभी मायने हैं जब आपको उन चीजों का प्रयोग करते आए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, ये कुछ बेसिक जानकारी थी महाजनपदों के उदय के बारे में। अब इसके बारे में हमें पढ़ना है कि आखिर कौन कौन से वो महाजनपद थे। कुल 16 महाजनपद रहे हैं। कितने रहे हैं? 16 महाजनपद यहाँ पे रहे हैं। अब 16 जनपदों में से यदि मैं बात करूं, तो उत्तर प्रदेश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में यदि बात करूं, तो 8 महाजनपद यहाँ पे देखे गए हैं। जैसे बिहार हो गया, बिहार में जनपद रहे हैं 3। बिहार में कितने महाजनपद रहे हैं? 3। एक महाजनपद जो देखा गया था वो था राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। सबके नाम अभी अपन पढ़ेंगे। और दक्षिण भारत में यदि देखा जाए, तो एक हुआ था दक्षिण भारत में। बाकी 2 ऐसे महाजनपद थे, 2 महाजनपद ऐसे थे जो भारत के बाहर देखे गए थे। कहाँ पे देखे गए थे? भारत के बाहर। जैसे कंबोज हो गया, गांधार हो गया, ये कहाँ पे थे? इसके बाहर। चलिए, ठीक है, अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। पहला जो महाजनपद आता है वो है मगध महाजनपद। मगध महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी राजगृह गिरिब्रज। ये पटना और गया वाला क्षेत्र है, वर्तमान में बिहार का। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। अगला मिलता है अंग। अंग की राजधानी है चंपा। चंपा जो कि भागलपुर मुंगेर बिहार का क्षेत्र माना जाता है। अब इसको थोड़ा सा याद रखने के लिए मैंने मतलब एक कोशिश की है। यदि आपको पसंद आए तो आप इस तरीके को अपना सकते हो, अदरवाइज जैसे आपको ठीक लगे याद करना। तो चंपा जो राजधानी है इसकी, चंपा को हम कैसे पढ़ते हैं? चंपा, चमेली। चमेली का तेल आता है ना, ऑयल। तेल को हम कहाँ लगाते हैं? हाथ पैरों में। भाई आप लोग बॉडी लोशन लगाते होगे, हमारे टाइम पे नहीं थे, इसलिए हम चमेली का तेल लगाते थे अपने हाथ पैरों में, ताकि रूखापन ना दिखे। तो चमेली का तेल है, कहाँ पे लगाया था? हाथ पैरों में, मतलब अंग में। एक ये तरीका है इसको याद करने का, यदि आपको याद रह सके तो। ठीक है, अगला मिलता है काशी। काशी महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी वाराणसी। वाराणसी कौन सा क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश वाला। वर्तमान में जो वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, वो है। तो काशी और वाराणसी, काशी महाजनपद है, वाराणसी क्या है? उसकी राजधानी है। इसको याद करने के लिए एक ये तरीका है कि वाराणसी में से सी निकाल लो और काशी में से सी निकाल लो, तो क्या बन जाएगा? सी सी। बनेगा कि नहीं बनेगा? काशी में से सी निकाल लिया, वाराणसी में से सी निकाल लिया, दोनों को जोड़ा तो क्या बन गया? सी सी। इसे आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगला महाजनपद मिलता है वत्स। वत्स की राजधानी रही है कौशाम्बी। क्या रही है? कौशाम्बी, जो कि वर्तमान में प्रयागराज उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है। अब इसे याद करने का एक तरीका यह है कि वत्स, वत्स तुम कैसे हो? वत्स तुम कैसे हो? कैसे हो, कैसे से कौशाम्बी याद कर लेना, और वत्स मतलब वत्स महाजनपद। ठीक, याद रहेगा। ठीक है, अगला महाजनपद है कौशल। कौशल की राजधानी रही है श्रावस्ती। कौन सी रही है? श्रावस्ती कौशल की राजधानी रही है, कौशल महाजनपद की, या साकेत भी बोल सकते हैं। ये वर्तमान में अयोध्या उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है। इसे याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हो, श्रावस्ती से क्या निकालोगे?
श्रावस्ती से अगर मैं निकालना चाहूं तो शारी बस्ती, क्या निकालना चाहोगे? शारी बस्ती, बस्ती मतलब लोगों का समूह या गिरोह, तो लोगों के समूह को क्या बोलते हैं हम? बस्ती। तो सारी बस्ती कैसी है? कौशल है। कैसी है? कौशल। मतलब ऐसे सब बोलते ना, कोई अपन से पूछता और भाई क्या हाल चाल, तो बोलते कि नहीं भाई सब बढ़िया, सब कौशल है, बोलते कि नहीं? ठीक, तो ऐसे इसको याद कर सकते हो। अगला महाजनपद मिलता है हमें मल्ल। कौन सा? मल्ल। और इसकी राजधानी थी कुशीनगर या पावा, है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। इसको याद करने के लिए मैंने किया तो था कुछ तैयार, मगर मुझे याद नहीं आ रहा क्या है। आप इसको ट्राई करके देखना, अगर इस तरीके से कुछ और बन सकता है तो आप बनाइए और कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि क्या है वो। ठीक, अगला आता है बज्जी महाजनपद। कौन सा आता है? बज्जी, जिसकी राजधानी हुआ करती थी वैशाली। क्या थी? वैशाली। वैशाली वैशाली और मुजफ्फरपुर बिहार वाला क्षेत्र है वर्तमान में। इसको याद रखने के लिए ऐसे रख सकते हो कि वैशाली में से साली निकालेंगे और बज्जी में से बाजी। क्या बनाएंगे बज्जी को? बाजी। तो साली हमेशा बाजी जीत जाती है। याद रहेगा इसको इस तरीके से कि वैशाली में से यदि हम साली को निकालें तो साली हमेशा बाजी जीत जाती है। बज्जी को हमने क्या बना दिया? बाजी बना दिया। देखो ट्रिक तो ऐसे ही बनती है, टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है उसको, और हम अपने तरीके से उसको रूपांतरित कर लेंगे थोड़ा बहुत। बच्चे शब्दों को सुधारा, बिगाड़ा, तोड़ा मरोड़ा जाता है ताकि हम उसे अपने तरीके से याद कर सकें। याद रहेगा। अगला जो महाजनपद है वो है चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी सुक्तिमती। क्या थी? सुक्तिमती, जो कि बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। बुंदेलखंड क्षेत्र दो जगह पे आता है, उत्तर प्रदेश में भी और मध्य प्रदेश में, दोनों जगह है बुंदेलखंड, है ना। तो चेदी की राजधानी है सुक्तिमती। इसको कैसे याद रखोगे? सुक्तिमती से निकालो शब्द शक्ति, निकालोगे क्या निकाला? शक्ति। और चेदी से निकालो आप, चेदी वैसा प्रोनाउंस कर रहे हैं, साउंड कर रहे हैं ना जैसे, मतलब छेद के जैसे, चेदी छेदी। तो शक्ति, सुक्तिमती में से मैंने निकाल लिया शक्ति को। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर शक्ति होना तो वो किसी भी चीज में क्या कर सकता है? छेद कर सकता है। छेदी छेदी, किसी में भी छेद कर सकता है। ठीक है, याद रहेगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले महाजनपद की तरफ। अगला महाजनपद हमें मिलता है कुरु। कौन सा है? कुरु। कुरु की राजधानी रही है इंद्रप्रस्थ, जो कि दिल्ली, मेरठ और हरियाणा वाला क्षेत्र है वर्तमान में। अब इसको कैसे याद रखोगे? देखो, एक तो ये है कुरु इंद्रप्रस्थ, अगर मतलब ठीक है नॉर्मली है, याद हो जाएगा। अगर फिर भी ना हो तो इसमें से एक शब्द निकालना यहाँ से, इंद्र। क्या निकालोगे? इंद्र। इंद्र। और कुरु में से निकालो करो। कुरु में, कुरु को किस चीज में बदल दोगे? करो। तो इंद्र कुछ करो, जनता खतरे में है, इंद्र कुछ करो। इस तरीके से इसको याद कर लें। ये दो चीजें जरूरी हैं, दो तो आपको कंठस्थ याद होनी ही चाहिए। आपका जो व्यापक की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे कि कुरु महाजनपद की राजधानी क्या रही है, तो आपको पता होना चाहिए इंद्रप्रस्थ, है ना, इस तरीके से। अगला अगला महाजनपद मिलता हमें पांचाल। कौन सा? पांचाल। और पांचाल की राजधानी है अहिच्छत्र या कामीपल्ले। ठीक, ये रोहेलखंड उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। राजधानी हमें याद रखनी है अहिच्छत्र। तो इसको कैसे याद रखोगे? इसको मैं यदि याद रखना चाहूं, पांचाल का मतलब होता है 5 प्रकार की चालें चलने वाला। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की चाल जो चल सकता है उसे बोलते हैं पांचाल। और जो 5 प्रकार की चालें चल सकता है वो किसी को भी क्षति पहुंचा सकता है। जो 5 प्रकार की चालें चल सकता है वो किसी को भी क्षति पहुंचा सकता है। तो क्षति से क्या मिल गया हमें? अहिच्छत्र। और पांचाल मतलब 5 प्रकार की चालें। ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। अगला अगला महाजनपद हमें मिलता है मत्स्य, जिसकी राजधानी है विराटनगर, जो कि राजस्थान, जयपुर, अलवर ये वाला क्षेत्र है। तो इसको याद करने के लिए विराट, विराट मतलब विराट कोहली। विराट कोहली क्या गया? मछली पालने गया। मछली पालन। अब मछली पालन को क्या बोलते हैं? मछली पालन। इसको बोलते हैं मत्स्य पालन। मछली शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है मत्स्य शब्द का, मछली पालन के लिए मत्स्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो विराट कहाँ गया? मछली पालने के लिए गया। कहाँ पे गया? राजस्थान में। विराट मत्स्य हो जाएगा याद। आगे देखते हैं।
अगला महाजनपद हमारे सामने आता है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी रही है मथुरा। क्या रही है? मथुरा, जो कि वर्तमान में मथुरा उत्तर प्रदेश में आता है। अब सूरसेन मथुरा को कैसे याद रखोगे? मथुरा से एक शब्द बनता है थूर। मथुरा, थुरा लिखा है यहाँ पे, थुरा को हम अपने हिसाब से सुधारेंगे, क्या करेंगे? थूर। और सूर, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें? सूर। सूर थूर। जो सूरवीर होता है ना, वो किसी को भी पकड़ के क्या कर देता है? थूर देता है। थूर का मतलब होता है पटकना, गिराना, कुछ इस प्रकार का शब्द है। तो जो सूरसेन मतलब जो सूरवीर होता है, वो किसी को भी पकड़ के थूर देगा, मतलब पटक के एक पछाड़ मारेगा और उधर फेंक दिए जाओगे। ठीक है, ऐसे याद कर लो। अगला आता है अश्मक, जिसकी राजधानी रही है पोतिन या पोटली। ये आपको याद करना पड़ेगा, मुझे इसकी कोई ट्रिक पता नहीं है। तो ये गोदावरी नदी के पास वाला क्षेत्र है, जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। अगला महाजनपद मिलता है हमारे सामने अवंती। अवंती आपको याद होगा, अवंती, उज्जैनी, माहिष्मती, ये सब लगभग आपने सारे नाम सुने होंगे, क्योंकि ये हमारे मध्य प्रदेश के नाम है, मालवा क्षेत्र के नाम है। वर्तमान में जो उज्जैन है, तो उज्जैनी, उज्जैनी क्या रही? उसकी राजधानी रही है अवंती महाजनपद की। माहिष्मती आपको ये याद रहेगा, बाहुबली देखियो इसलिए याद रहेगा। ठीक। अगला महाजनपद मिलता है हमारे सामने गांधार। गांधार और कंबोज, ये दोनों आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये दोनों ही महाजनपद जो है वो भारत के बाहर के हैं। तो गांधार की राजधानी रही है तक्षशिला, कंबोज की राजधानी रही है प्रयागराज। याद रहेगा आपको? ये दोनों तो याद रखने ही है, क्योंकि ये भारत के बाहर वाले हैं, गांधार और कंपोज। काफी जगह ये पढ़ने को मिलेंगे, इसलिए आपको याद हो जाएंगे बाद में। अभी नहीं होंगे, लेकिन आगे चल के जब हम मौर्य काल पढ़ेंगे या सिकंदर का आक्रमण करेंगे, तो इन दोनों चीजों का वहां पे जिक्र किया जाता है, तो आपको याद वहां पे बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 16 महाजनपद। 16 महाजनपद के बारे में हमने जानकारी ले ली है। अब महाजनपदों का यह दौर कबीलियाई, जो कबीले होते हैं ना, उसको कबीलियाई जीवन बोलते हैं, से निकलकर एक संगठित राष्ट्र की ओर बढ़ने का पहला कदम था। और इसकी नींव पर आगे चलकर महान मौर्य साम्राज्य खड़ा हुआ। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है बिंबिसार को। आगे चल के हम पढ़ेंगे ये जो मगध महाजनपद है, इसके बारे में ये काफी लंबा चलने वाला है, मतलब 3-4 लेक्चर के अंदर हम मगध महाजनपद को कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यदि आप हमसे इंस्टाग्राम के द्वारा जुड़ना चाहते हैं तो इंदौर एकेडमी हटा के नाम से चैनल मिल जाएगा। और यदि आप कंटेंट चाहते हो कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँ, तो टेलीग्राम पे मैं फ्री पीडीएफ डालता हूँ, जो कि हमारा चैनल आपके सामने दिख रहा है, इंदौर एकेडमी 1 के नाम से हमारा चैनल है टेलीग्राम पर। ये आपको वहाँ पे यदि सर्च करने से मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे 6260139715। इस पे मैं आपको टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसपे ये वीडियो आपको रिकॉर्ड होके यूट्यूब के चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने प्राचीन इतिहास की, जो कि मैं पूरा कंप्लीट प्राचीन इतिहास वहाँ पे फ्री पढ़ाने वाला हूँ। तो यदि आप रेगुलर बने रहना चाहते हैं और हमें सारी वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे टैलेंट जो यूट्यूब चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए, इंदौर एकेडमी -R8K। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।